नमस्कार दोस्तों, redbookastro.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फरमान एक लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं मैं समय समय पर आपके लिए लाल किताब से कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ। तो इसी के तहत मैंने आज फरमान एक को उठाया है और कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ। मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ पर ज़ोर देता हूँ कि आप खुद पढ़ें, और क्योंकि ये एक ईश्वरीय और एक यानी गैबी किताब है, ईश्वर के द्वारा दी हुई किताब है जो कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। तो इसको समझने के लिए आपके अंदर एक ललक भी होनी चाहिए, और जब आप पढ़ेंगे तो वो गैबी ताकत आपको मदद करेगी कि आप इसको समझ भी पाएँ। तो फरमान एक का विषय मैंने आज क्यों उठाया, क्योंकि अक्सर कई लोग बात करते हैं कि जी लाल किताब में ना तो नक्षत्र हैं ना राशियां हैं, और हालांकि राशियां इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं वो एक अलग चीज़ है ना। क्योंकि राशियां सारी फिक्स्ड हैं, इसके अंदर जो भाव हैं है ना उसी को फिक्स कर दिया, उसको राशियों को 1 2 3 इस तरह करके। तो उसके अलावा कई चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती लोगों को, वो इसलिए क्योंकि देखो ये ना हाथ से बनी कुंडली के ऊपर काम करती है, सामुद्रिक जो है ना हस्तरेखा के ऊपर चलती है। तो इसलिए इसमें कई अलग नियम हैं, कई अलग रूल हैं। तो अब फरमान नंबर 1 पढ़ेंगे अगर, तो साथ में ही आप अरमान नंबर 1 भी पढ़िए। दोनों को जब आप एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। तो फरमान 1 में जो मैं समझाना चाहता हूँ, वैसे तो उसमें काफ़ी, इसका हर एक अरमान फरमान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है। तो फरमान में मैं क्या समझाना चाहता हूँ या किस चीज़ पे ज़ोर देना चाहता हूँ मैं मेनली वो बता रहा हूँ आपको मैं, कि विधाता के हुक्म से बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन उस बच्चे के पैदा होने पर ज्योतिषी जो उसकी किस्मत बताता है ना, तो वो सिर्फ किस्मत बता ही सकता है, क्योंकि अपने संचित कर्मों से जो कर्म उसने पिछले जन्म में किए उस कर्मों का हिसाब ही उसकी इस जन्म की किस्मत बनी है। उसमें आप छोटा मोटा कोई चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, ठीक है, लेकिन जो उस ईश्वरीय ताकत ने पैदाइश के समय जो सितारों की जो रूपरेखा थी उस समय उसके अकॉर्डिंग लिख दिया उसका भाग्य, तो उसमें ज़्यादा कमी पेशी आप नहीं कर सकते। तो लाल किताब इसलिए प्रेरित भी करती है कि आप अच्छे कर्म करें, और जो इस गैबी इल्म को जानता होगा, जो इस सामुद्रिक विज्ञान को जानता होगा, वही उस बच्चे की किस्मत पढ़ के बता पाएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो नक्षत्रों और राशियां जिस हिसाब से बैठी हुई थी वो एक ख़जाना ही है ना, एक तरह से उसकी मुट्ठी बंद रहती है हमेशा, उसमें भेद छुपा हुआ है, पता नहीं क्या क्या ख़जाना है उसमें, क्या क्या है नहीं छुपा हुआ उसमें। और जब वो मर जाता है, जब जाता है, तो वो मुट्ठी खुली रह जाती है ना। तो आप इसको पढ़ें फरमान में तो आपको समझ आएगा। अब मैं वापस बात पे आता हूँ कि हम लाल किताब में सबसे पहले बृहस्पति को लेते हैं, फिर सूर्य को, चंद्र को, शुक्र को, मंगल को, बुध को, शनि को, फिर राहु और केतु को। तो ये सीक्वेंस हमारी क्यों आई, इसका भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फरमान में लिखा है, सिर्फ खाली जगह जिसका दूसरा नाम आकाश है, जिसमें सिर्फ हवा भरपूर है, हवा से जब आग मिली तो पानी पैदा हुआ, उससे मिट्टी मिली तो दुनिया का भंडार पैदा हुआ। दूसरे ख्याल में बंद मुट्ठी के आकाश में ज़माने की हवा का मालिक बृहस्पति था, जिसमें गर्मी के भंडारी सूरज की चमक से चंद्र के पानी और शुक्र की मिट्टी के बाद मंगल का खाना पीना, और बुध की अक्ल व बोलना बुलाना, शनिचर का जादू मंत्र और देखना दिखाना, राहु की रहनुमाई व कल्पना कल्पाना और केतु से चलना फिरना
गैरों से मिलना मिलाना। एक बस इन 4-5 लाइनों का बार बार पढ़िए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ आएगा कि ये बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये सीक्वेंस क्यों बनी। क्योंकि बट फॉर ऑब्वियस जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सांस लेता है, ठीक है जी। उसके बाद वो अपने हाथ पैरों में हरकत लाएगा तो गर्मी पैदा होगी, वो सूर्य की है। उसी गर्मी से पानी, है ना, तो चंद्र हो गया। अब पानी से मिट्टी यानी कि शुक्र। उसके बाद अब पैदा आया हुआ है तो ज़रूरतें तो पूरी करेगा, उसको खाना भी चाहिए खाना पीना तो सबसे पहले चाहिए ना, तो वही मंगल है। मिलना मिलाना, खाना पीना, भंडार हमारे, वो मंगल है। अब जब पेट में अन्न का दाना जाता है ना तो दिमाग भी चलता है आदमी का, है ना, और शरीर का विकास होता है, अक्ल भी बढ़ती है। तो वो सारी चीज़ें बुध के अंदर आती हैं जी। अब जब पेट भरना है, दिमाग का विकास हो ही रहा है, तो आदमी की आंखें भी चलती हैं, नज़रों का मिलना मिलाना, चालाकी, है ना, कमाई करनी है तो भाई मेहनत जो करेगा उसमें उसको दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा, जुगाड़बाजी भी करेगा, तो वो शनिचर की है चीज़ें। और राहु तो हमारे जो संचित कर्म हैं, जो लेकर आए हैं साथ में हम, रहनुमाई, है ना। आप अगर लाल किताब के अरमान पढ़ेंगे ना तो वहाँ एक लाइन लिखी है, राई घटे ना तिल बढ़े, ठीक है जी। यानी ये राई राहु और तिल जो है केतु, यानी कि जो किस्मत लिखवा के आए हो ना उसके इर्द गिर्द ही रहना है। यानी कि बैल जो होता है ना उसको एक खूंटे से बांध दिया, अब वो तेल होता है ना निकालने की, पेलर बोलते हैं उसको, उसके आसपास घूमता रहता है। तो उसने घूमना उसी खूंटे के आसपास है। रास्ते में जो खड्डे आएंगे, ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ जो आएंगी, उसी से उसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसकी किस्मत की जो धुरी है, यानी कि वो खूंटा है उसकी किस्मत। हाँ, अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा वो बैल, तो उसकी मालिक उसकी रस्सी लंबी या छोटी ज़रूर कर देगा। यानी कि जब वो थकेगा तो हो सकता है थोड़ा सा आगे जाके छाया में बैठ जाए, लेकिन वो धुरी, वो किस्मत उसकी वही खूंटा ही है, वहीं घूमना है उसने। तो राहु हमारे जो पिछले जन्मों से हमारे जो संचित जो हम कर्म करके आए उससे किस्मत बनी हमारी, जैसा भी है वो एक और एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें समझाने का मेरा यही तात्पर्य था कि हम बात करते हैं कि ये सीक्वेंस कहाँ से आई, तो ये सीक्वेंस यहाँ से लिया हमने। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। और एक बार आप खुद भी फरमान एक पढ़िए और साथ में मिला के अरमान भी पढ़िए, ठीक है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ग्रहों की एक सीक्वेंस होती है स्काई में, है ना, आकाश में। तो वो जो नक्शा है ना वैसे का वैसा सितारों का, नक्षत्रों का जो नक्शा है ना उसके दिमाग पे छप जाता है। तो दायां हिस्सा जो दिमाग का है वो बाएं हाथ पे काम करता है और बायां दिमाग का हिस्सा दाएं हिस्से पे, दाएं हाथ पे काम करता है। और क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हिस्सा दिमाग का ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए हमारा दाएं हाथ की जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा मान्यता होती हैं, उन्हीं को हम देखते हैं। बाकी तो कोई भी डिसीजन लेना तो दोनों हाथों को एक बार देखा जरूर जाता है। लेकिन हाँ, जो लेफ़्ट हैंड है उसकी रेखाएं बहुत रेयर या बहुत कम ही असर करती हैं। कभी अचानक असर कर दे तो कर दें, अदरवाइज़ राइट हैंड को ही देखा जाता है। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था लाल किताब के अरमान फरमान का, ठीक है जी। राशियाँ जो हैं उनको तो हमने पक्का स्थान दे दिया इस कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में, है ना। वो कभी हम कुंडली की बात करेंगे फिर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि राशियाँ नहीं है, राशियाँ हैं, लेकिन राशियाँ फिक्स्ड होती हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो जैसे पहले घर को सूर्य जिस्म, दूसरे को चंद्रमाता, ये इस तरह से उच्च ग्रहों की एक तो उन्होंने बता दिया बुनियाद कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं सारे, ठीक है जी। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मेरा मेन पर्पस था वो सीक्वेंस आपको समझाना, तो आप इसको पढ़िए और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको क्या कंटेंट और देखना चाहेंगे, क्या पसंद है, वो मुझे बताएं, तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा इसको और रोचक और मनोरंजक बना के आप सबके सामने थोड़े समय में प्रस्तुत करूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।